सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। रहमतों बरकतों का महीना रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका, लेकिन सितम देखिए कि इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए इस मुल्क के 22 करोड़ मुसलमानों के लिए ये मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों से ज़्यादा महंगाई की दहशत बना दिया गया है। ईमान, इंसानियत, अखलाकियात को एक तरफ रखकर मुनाफाखोर फिर मुतहरिक हो गए हैं, जिनकी चालाकियों के आगे नए पाकिस्तान की हुकूमत की भी कुछ नहीं चल रही, बेबस दिखाई दे रही है हुकूमत। यह सच है कि हुकूमत ने रमजान से पहले ही चीनी माफिया के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। शुरुआत वज़ीर आज़म के पसंदीदा तरीन रहने वाले जहांगीर तरीन से की गई। अदालत ने भी रमजान शुगर मिल्स की चीनी 80 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म दिया रमजान मुबारक में, लेकिन हुकूमत की तेजियां, ना अदालती हुक्म कुछ कारगर साबित हुआ, ना ही अदालती हुक्म चल सका और कीमत आगे जाती चली गई। और यूटिलिटी स्टोर से ये दस्तयाब तो है, लेकिन लाइनों में लगकर ऐसे मिल रही है जैसे खैरात में बट रही हो। ऊपर से यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने 2 किलो चीनी के लिए 1500 रुपए खरीदारी की शर्त आयद कर दी है, यानी 40-50 रुपए बचाने के लिए 1500 रुपए का खर्चा लाजिम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कहा था कि वो महंगाई की सूरत हाल खुद मॉनिटर करेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग तो वो उस वक्त करेंगे जब उन्हें सियासी बखेड़ों से फुर्सत मिलेगी। कल जहांगीर तरीन के हवाले से पूछे गए सवाल पर उन्होंने बेलाग एहतसाब की बात की। आज की खबर यह है कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन में सुलह के लिए सीनियर वज़रा सरगर्म हो गए हैं, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन से बात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए के मुताबिक पहले हम ख्याल ग्रुप के अरकान वज़ीर आज़म से मिलेंगे और फिर बाद में वज़ीर आज़म की जहांगीर तरीन से मुलाकात होगी। ये सारी कोशिशें, ये सब बातें अपनी जगह। सादा सवाल यह है कि वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान झगड़ा क्या है जो सुलह की बातें हो रही हैं। सवाल यह भी अहम है कि इस सुलह से अवाम को क्या फ़ायदा होगा। एक और झगड़ा जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है और जिसने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है, वो मजहबी जमात की तरफ से मुल्कगीर एहतजाज का है। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि हालात इस नहज तक क्यों पहुंचे और क्या यह पाबंदी मामले का मुस्तकिल हल है भी या नहीं। इसी पर बात करेंगे। जनरल टार्ड एजाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद करल बाबू डोगर साहब भी मेरे साथ हैं। जनरल साहब, ये जिस तरह से पाबंदी लगाई गई है, आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस तरह मामला जितना संगीन हो गया तो उसके बाद अब पाबंदी लगाई गई, ये एहसास देर से हुआ हुकूमत को कि फिर इतना एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा? जी नहीं, मैं समझूं कि ये जो फैसला किया गया है, इसमें जो अभी कादरी साहब ने फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स और शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जितनी तफसील से इस बात की वजाहत की है, ये चूंकि मामलात टेलीविजन पे या मीडिया पे नहीं हो रहे थे, ये मुज़ाकरात दोनों ग्रुप्स के दरमियान हुकूमती पार्टी और TLP की लीडरशिप के दरमियान हो रहे थे। और जिस तरह भी उन्होंने बताया कि हम पिछले 6 माह से उनके साथ एंगेज थे और मुसलसल बात हो रही थी, लेकिन वो बज़िद थे कि हुकूमत का ड्राफ्ट नहीं, जिसमें हुकूमत की अपनी जो रिजर्वेशन थी फॉरेन पॉलिसी के एतबार से, उनको मद्देनजर रखते हुए वो ड्राफ्ट बना रहे थे। ये बज़िद थे कि हमारी मर्जी का ड्राफ्ट, अगरचे फेडरल मिनिस्टर ने ये ड्राफ्ट शेयर नहीं किया है, लेकिन जो वजाहत उन्होंने दी है उसमें लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे कुछ और अनासर थे जो इनको उकसा रहे थे वायलेंस के ऊपर। और जिस तरीके से एकदम रात को रिएक्शन आया अक्रॉस द कंट्री, उससे लगता है कि तैयारी बहुत पहले से थी। तो मेरे ख्याल में पाबंदी लगाना देर आयद दुरुस्त आयद है। पहले दिन से ये अच्छा जनरल साहब, क्या ऐसी पसंद तंजीम पर पाबंदी लगाना ही हल है या इसका कोई और भी रास्ता है? नहीं, देखिए, पाबंदी उन पर लगी है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर हो चुके थे। पाबंदी तो उन पर लगी है एक तंजीम की हैसियत से जो सियासी मैदान में उतर चुकी थी, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत रहा वो जुर्म जो उन्होंने रियासत के खिलाफ किया, रियासती अदारों के खिलाफ किया, इनोसेंट लोगों की जान ली और जो वायलेंस की,
उसकी चार्ज शीटिंग और उसके दफात के तहत उन पर मुकदमे चलाए जाएंगे। एंड आई विश कि कोई स्पीडी ट्रायल कोर्ट हो जो इनका हतमी और फौरी फैसला करें ताकि ये लोग अपने अंजाम को पहुंचें, क्योंकि मुल्क की पॉलिसी साजी बिलखुसूस फॉरेन पॉलिसी आम जत्थों के हवाले नहीं की जा सकती कि लोग सड़क पे बैठ के फॉरेन पॉलिसी पर हुकूमत को मजबूर कर दें। ऐसा नहीं होता। लिहाजा ये जो उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन है वो मेरे ख्याल में इसके बाद फॉलो रहेगा। जनरल साहब, ये एहतजाजी मुजाहरों में और हजूम के लिए ये पुलिस इतनी आसान टारगेट क्यों होती है कि जब भी कोई एहतजाज होता है तो सबसे पहले पुलिस को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, उनकी एक वर्दी फाड़ देते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है, तो ये पुलिस इतना आसान टारगेट क्यों होती है? देखिए, हमारे मुल्क की तारीख में दो वाकयात ऐसे हुए हैं जहां पे पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया, आगे से रिस्पांस आया लोगों का, फिर फायरिंग हुई और उसमें लोग हलाक हुए। कोयटा में भी ऐसा ही हुआ था, फिर एक दफ़ा कराची में ऐसा हुआ, और फिर मॉडल टाउन में जो पुलिस ने जो कुछ किया, तो पुलिस को हद तनकीद अक्सर बनाया जाता है कि वो ट्रिगर हैप्पी होते हैं और निहत्ते लोगों को गोलियां मारते हैं, और हुकूमतें उस वक्त से बहुत कॉशियस हैं और बड़ा रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स अपनी कोशिश करते हैं। और इससे जो मुजरिमाना ज़हनियत के एहतजाजी होते हैं, एहतजाज करने वाले लोग होते हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई होती है और उन्हें शय मिलती है जिसके लिए वो पुलिस पर चढ़ दौड़ते हैं। और यकीनन ये एक मॉब है, उनकी शनाख्त और एक लंबा प्रोसेस होता है, और पुलिस वाला वर्दी में आसानी से शनाख्त हो जाता है। तो उनकी टीम को अब देखो, अगर एक 10,000 का मजमा है तो उनके अगेंस्ट कितनी पुलिस होगी? 200 होगी, 300 होगी, तो कोई रेशो नहीं बनती। अगर वो वेपन का इस्तेमाल न करें तो डंडा बरदारी में तो ये लोग सुपीरियर होते हैं, इसलिए पुलिस के साथ जुल्म होता है। लेकिन मैं समझता हूँ पुलिस को बहुत ज़्यादा बाइख्तियार भी बनाना चाहिए, और विद इन दी इंस्टीट्यूशन उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए, ताकि ना अवाम पर जुल्म हो और ना पुलिस कोई हल्का ले। और जनरल साहब, टीटीपी का हिमायत करना एहतजाज की, तहरीक लब्बैक जो एहतजाज कर रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि अब मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस सारी सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? यकीनन जो होस्टाइल एजेंसीज होती हैं जो हमारे मुल्क में फसाद कराना चाहती हैं, वो भी राब्ते करेंगे। जो मुल्क के अंदर बैठकर फॉरेन होस्टाइल एलिमेंट होता है, जो डिप्लोमेटिक मिशन की सूरत में होता है, वो भी अगर पाकिस्तान को इंटिमिडेट करना चाहते हैं तो वो भी इन लोगों तक रसाई हासिल करते हैं। और तहरीक तालिबान तो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो चाहेंगे कि उनका खात्मा हो गया और वो कहीं लाइक माइंडेड लोगों को या इस तरह के लोगों को वायलेंस पर उकसाएं, ताकि उनको एक और कवर मिल जाए और उनकी तरफ से तवज्जो हमेशा के लिए हट जाए, बल्कि कोई और टारगेट सामने आ जाए, या वो अज़ाइम जो वो हासिल नहीं कर सके किसी और जमात के जरिए हासिल किए जाएं। तो ये इस तरह की जब सेंसिटिविटी हो तो उसको एक्सप्लॉइट करने वाले होस्टाइल एलिमेंट्स ऐसा किया करते हैं। ये कोई नई बात नहीं, और रियासत का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का यही काम है कि उनकी बरवक्त निशानदेही करें और उनकी सरकोबी करें। आखिरी सवाल जनरल साहब के, देखिए अब ये पंजाब में तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई, मुल्क में एक बड़ी जमात बन गई तहरीक लब्बैक, तो इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, लाखों लोगों ने वोट भी दिया, तो सोच भी तो बदलने की जरूरत है। क्या सिर्फ पाबंदी लगा देने से मामला हल हो जाएगा, या जिस तरह वायलेंस हुआ इसके लिए कुछ और भी करना होगा? सोच को बदलने का एक ही तरीका होता है कि पहली बात यह है कि रियासत अपनी पॉलिसीज बनाए जो आइन और कानून और नजरियाती रियासत के साथ मुतसादिम ना हो, बल्कि उनको रीइंफोर्स करें। एक तो पॉलिसी साजी का इसमें अमल है, फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए कंट्री में। रिट ऑफ द लॉ, रिट ऑफ द स्टेट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। वायलेंस का हक सिर्फ रियासत को होता है, जत्थों और ग्रुपों को और इनको नहीं होता। नॉन स्टेट एक्टर्स को वायलेंस का हक नहीं होता। एहतजाज करना लोगों का हक है, और अमन एहतजाज अपने मुतालबात मनवाने के लिए, लेकिन अगर वो जो निहत्ते शहरी हैं उनकी जिंदगियों को खतरा बन जाएं या रियासत के लिए खतरा बन जाएं, तो फिर उसके कानून को लागू होना चाहिए। तो लॉ एनफोर्स करना और बर वक्त तदारुक करना अपनी बेहतर इंटेलिजेंस से, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बुनियादी फर्ज
रियासत का ये होता है कि अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर उसमें कोई भी वायलेंस करता है तो रियासत को अपना कानून लागू करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि अब इस पर आगे हुकूमत इस पर भी सोचती है, किस तरह से काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब पता ये चल रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से कुछ मामला आगे चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कुछ मुलाकातें अब होंगी। पहले मरहले में कहा जा रहा है कि वुज़रा जो हामी हैं जहांगीर तरीन साहब के, वो दीगर लोग जो असम्बली के मेंबरान हैं उनसे शायद मुलाकात हो सकती है, जिसको हम ख्याल ग्रुप भी कहा जा रहा है। और शायद आगे चल के जहांगीर तरीन से भी मुलाकात हो जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है मौजूदा सूरत हाल में। इससे पहले तो लग रहा था इमरान खान साहब मिलना भी नहीं चाहते। अब बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब, आप इससे कुछ मुतमईन होंगे। असद खरल साहब, आप बता दें, आप कहते रहे कि जी सिर्फ जहांगीर तरीन के साथ क्यों हो रहा है, जहांगीर तरीन ये अब किसी और को ये सहूलत नहीं मिलेगी इमरान खान साहब से मुलाकात की, या उनके जो करीबी लोग हैं जहांगीर तरीन से, उनसे वज़ीर आज़म खुद मिल रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप मुतमईन हैं, खुश हैं खरल साहब? देखिए, मेरे खुश होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मामला ये है कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं तकरीबन 40-50 के करीब हैं, उन्होंने ख़त लिखा, वज़ीर आज़म ने सरगोदा में उस चीज़ का सिग्नल दिया कि ठीक है, वो उनको सुनने के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं, उनसे बात हो सकती है। अब वज़ीर आज़म उससे मिलेंगे और उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जहांगीर तरीन गुज़श्ता हफ़्ते भी इस्लामाबाद रहे हैं, कोई एक रोज़ वहाँ पर कुछ मुलाकातें भी हैं उन्होंने की हैं। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब की जो मुलाकात है, ये होती है या नहीं होती। हमारा कंसर्न ये है कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई जहांगीर तरीन साहब या जो उनके ख़िलाफ़ केस हैं या इंक्वायरी हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या वो बंद हो जाएंगे केस, या वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। मेरा तो ये इस हवाले से कंसर्न है। बाकी उनकी मुलाकात होती है नहीं होती, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टियों में होते हैं, उनके अपनी कायदीन से या हुकूमतों से मुलाकातें होती रहती हैं। कुछ लोग आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के, उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। तो अब ये है कि इस मुलाकात का जो आउटकम क्या निकलेगा। पहले तो बार ये एक मुलाकात होती है, खुफिया होती है, ओपन होती है। पहले जो लोग मुलाकात करते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या सामने आते हैं, उसको इमरान खान साहब किस तरह कैटर करते हैं। फिर उसके बाद अगर जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात होती है तो वो किस माहौल में होती है, और उसके बाद आउटकम उसका क्या निकलता है। तो अब देखते हैं, ये तो डिपेंड करता है आने वाले हालात के ऊपर ही कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि इसके बाद होगा क्या। तो बाबर डोगर साहब, मैंने दोबारा असद खरल साहब से बात करनी है, लेकिन आप ये बताएं कि अब जहांगीर तरीन साहब का ये खौफ था, वो हम ख्याल ग्रुप 40-50 लोग नजर आ गए, पावर शो उन्होंने कर दिया, तो इमरान खान साहब को फिर लगा है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस वजह से अब वो ये मुलाकातों के लिए उन्होंने हामी भर ली। उसामा साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि कुछ सीनियर वुज़रा जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाएं और सुलह हो जाए। और इसके साथ साथ ये हम ख्याल ग्रुप जो है ये भी एक्टिव हुआ है कि किस तरीके से पहले वो खुद मिलें, उसके बाद जहांगीर तरीन मिलें। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, ये तो आप लोग कह रहे थे कि जी देखिए कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई, घर से स्टार्ट हो गई, घर से इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कर दी, और ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह से कभी नहीं हुआ। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि जनाब इख्तिलाफात पहले स्टार्ट हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी बाद में स्टार्ट हुई है। सबको पता था कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब जो है इनके दरमियान इख्तिलाफात सबको नज़र आ रहे थे। उसके बाद शुगर स्कैंडल आया, उसके बाद JIT की रिपोर्ट आई, JIT की रिपोर्ट में बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ के नाम आए हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक ही बंदे की हो रही थी। फिर आप लोग ये कह रहे थे कि जी बाकियों को भी नोटिस हो गया, उनको भी पकड़ा जाएगा। वो इस बात को भी कोई महीना गुजर गया, वो नोटिस से आगे चीज़ें नहीं गई और सारी अकाउंटेबिलिटी इधर ही चल रही है। तो ये तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था इख्तिलाफात हैं। मैं तो यहाँ पे कह रहा था कि आज़म खान और जहांगीर तरीन जो है इनकी शदीद इख्तिलाफात हैं। आज़म खान जो है उन्होंने इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ उन्होंने भड़काया, और अल्टीमेटली ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आज़म खान खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो जो ग्रुप है, मेरे बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे MPs MNAs हैं जिनके साथ मेरी दोस्ती है, उनसे बात होती रहती है। या जो हालात बने वो तो स्कैंडल के बाद बने, शुगर स्कैंडल के बाद बने। साहब की खबरें तो है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे सर हालात शुगर स्कैंडल से पहले बन गए थे। किस तरह से ये सारा पैसा बनाया, ये चीजें उनको नहीं पता थी कि शुगर माफिया किस तरह से काम करता है। सर स्कैंडल से पहले इख्तिलाफात हो गए थे, जहांगीर तरीन लंदन चले गए थे, बहुत अच्छा लंदन में रहे हैं, ये शुगर स्कैंडल बाद में आया है।
वरना तो फवाद चौधरी तो अब भी कह रहे थे कि राब्ता तो है, व्हाट्सएप पे राब्ता है। सर मेरी बात सुने, ये जो इख्तिलाफात थे, पहली बात तो क्रैक कर लें, ये शुगर स्कैंडल आने से पहले बन गए थे और हो गए थे। शुगर स्कैंडल जो है ये बाद में आया है, ये सारा कुछ बाद में हुआ है। और फिर जिस JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर जहांगीर तरीन के खिलाफ कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन क्लियर है, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, बेनामीदार भी हैं उनके, और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे जो केसेस हैं इसमें हो सकता है सारे सच हों, ठीक हों, क्योंकि ये सारे ही कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि एक बंदे को क्यों किया जा रहा है? अगर JIT रिपोर्ट में बाकी फैमिलीज हैं, बाकी नाम है, तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। अगर शुगर केन कमिश्नर जो हैं वो किसानों से पैसे निकलवा रहे हैं तो इनको नोटिस भी भेजें, ये जवाब देना पसंद नहीं करते इनके खिलाफ। आज तक किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की। मौक़िफ़ बिल्कुल आपका उसूली जो तज्जिया है बाबर डॉक्टर साहब बिल्कुल प्रिंसिपल्ड है, मैं मानता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड हो। अब सवाल ये है जो असद खरल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात की कि आगे अब होगा क्या। इसका मतलब ये है कि उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब पूरी तरह वो 40-50 लोगों को मना लेंगे कि अच्छा कोई हुकूमत को इधर से उधर नहीं करना। असद खरल साहब तो ये तो साबित हो गया कि मुलाकात का हामी भरना ही ये है कि मैं मिलने को तैयार हूँ कि हुकूमत ना गिराना। तो ये तो इमरान खान साहब को नज़र आ गया। अगर उन्होंने एक दफ़ा 20 लोगों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई कर ली थी तो उस वक्त उनके पास पता था कि इसके बाद भी हुकूमत गिरेगी नहीं, वरना आज तक नहीं कर सके इमरान खान साहब फिर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। आज भी बातें हो रही हैं कि जी शक ये है, आपने खुद बताया कि उनको रिपोर्टें ये गई हैं कुछ लोगों की तरफ से कि जी वो जहांगीर तरीन ने वोट डलवा दिए यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो इमरान खान ना उनके खिलाफ जा सकते हैं ना जहांगीर तरीन ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप के खिलाफ। तो साबित हुआ कि आज भी जहांगीर तरीन इमरान खान के लिए अहम तरीन है। देखिए उसामा साहब, दो चीज़ें हैं। एक है वो लोग जो 40-50 हैं जिन पे इमरान खान साहब की सूबाई या जो मरकज़ी हुकूमत है वो इन लोगों के साथ वाबस्ता है। इमरान खान साहब को थ्रेट हो सकता है कि पंजाब में या मरकज़ में हुकूमत गिराने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो बगावत करते हैं। इसमें एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्या इन मुलाकातों के बाद जहांगीर तरीन जो है उनके हवाले से जो इमरान खान साहब का प्रिंसिपल स्टांस है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी या जो प्रोसेस चल रहा है क्या वो उसी तरह चलता रहेगा या उस हवाले से भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो पता चल ही जाना, ये बात तो छुपी नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इन मुलाकातों के दो पहलू हो सकते हैं। एक मुलाकात तो जो होती है इन लोगों से, उसमें उनके अपने भी तहफ़्ज़ात हो सकते हैं, उनको फ़ंड नहीं मिले, उनके ये मामलात भी हैं कि पंजाब के अंदर उस तरह के तरक्याती काम नहीं हो रहे जिस तरह माजी की हुकूमतों में होते थे। वो इलेक्शन में किस तरह जाएंगे लोगों के सामने, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा महंगाई है, फिर उसके बाद जो रोज़गार की बात हुई है वो नहीं मिले, घरों की बात है वो अभी एग्जीक्यूट मामला नहीं हुआ, फिर उसके साथ साथ कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, 3 साल तकरीबन होने को हैं। तो एक तो ये मामला। दूसरा उनका ये मुतालबा है कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ किया जाए, गैर जानबदार एक तहकीकाती जो कमेटी है या जो टीम है उससे ये सारा मामला करवाया जाए, और जो पैरामीटर जहांगीर तरीन साहब या उनकी मिलों के लिए रखे जा रहे हैं, दीगर जो 30-40 मिलें हैं या ओवरऑल 60-70 मिलों की अगर बात इमरान खान साहब ने कल की है तो उनके ऊपर भी उसी पैरामीटर के तहत, उसी पेस के साथ, उसी रफ्तार के साथ, उसी जिस तरीके से शिद्दत के साथ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब ये उनकी जानब से ये मुतालबात है। अब देखना ये है कि ये जो चीज़ें हैं इमरान खान साहब इन चीज़ों को किस तरह लेते हैं, क्या वो इनके मुतालबात मान लेंगे, क्या उसके बाद जहांगीर तरीन साहब या उनके साहबजादे जो है उनके ऊपर जो FIA जो है वो अपना हाथ नरम कर देगी, जिस तरह दीगर को लोगों को नोटिस दे के उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली, क्या यहाँ पे भी इस तरह मामला होगा या FIA उसी तरीके से कार्रवाइयाँ करती रहेगी, या इसके मुलाकात के बाद बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी आएगी। अब ये तो पता चल जाएगा, ये बात तो छुपी नहीं रह सकती किसी सूरत में। तो ये सारा मामला है। अब इमरान खान साहब को अगर एहसास हो गया, आपको क्या लगता है खरल साहब ऐसे ना करें, आपको पता होता है, आपका तजिया जबरदस्त होता है, आपको अंदाजा हो जाता है क्या होगा, आप बताएं ना आपको लगता क्या क्या होगा। देखिए मैं जब तक कोई हालात वाक़यात इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी उसके बाद जो भी FIA के भी पता हमें चल जाएगा कि FIA की जो है पहले से फुर्तियाँ
कम हुई हैं, ज्यादा हुई हैं, क्या मामला हो रहे हैं, ये उस वक्त आप पता इस दफा चलेगा मोहतात हैं जब इमरान साहब बड़े मोहतात हैं। बाबड़ोगर साहब मुझे बताएं, इसका मतलब है कि इमरान खान ने ठीक किया? जी जी उसामा साहब, मैं कल भी क्लियर था, मैं बाबर आज साहब, भी क्या क्लियर इमरान हूं। खान ने फिर ठीक किया वसीम अकरम प्लस को लाकर पंजाब में कि एक ऐसा शख्स जो ग्रुपिंग नहीं कर सकता, जो ताकतवर नहीं बन सकता? मेरी गुजारिश सुन लें कि जहांगीर तरीन अगर ग्रुप बना सकते हैं तो फिर कल को शाह कुरैशी भी बना सकते हैं, कल को अलीम खान भी बना सकते हैं, असद उमर बना सकते हैं, सब लोग जो हैं पुराने, वो कोई ग्रुप बन सकता है, बड़ा मसला इनके लिए बन सकता है इमरान खान के लिए। तो उन्होंने ठीक किया कि एक ऐसा शख्स लेकर आए पंजाब में सबसे ज्यादा लोग जहां पर थे MNA MPs कि कोई ग्रुपिंग ना बन सके, कोई उसके वज़ीर आला के साथ कोई, आज वज़ीर आला के साथ कोई एक MPA भी नहीं होगा उस बेचारे के पास। तो फिर ये उन्होंने ठीक किया, और क्योंकि अब वो ब्लैकमेल होंगे वरना तो ग्रुप बन गए, तो फिर एहतसाब का बयानिया तो दफन हो जाएगा। उसामा साहब, ब्लैकमेल तो आज भी हो रहे हैं। अगर उस्मान बुज़दार की बात करें तो मसला ये नहीं है कि उस्मान बुज़दार, अब तो जब उस्मान बुज़दार को इमरान खान पर ये फैसला कर लेंगे कि उस्मान बुज़दार को उतारना है, तो फिर पता चलेगा ना कि उस्मान बुज़दार के साथ कितने MPs या MNA खड़े होते हैं। इशू ये है कि उस्मान बुज़दार को भी पता है कि ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि मुझे उतारा नहीं जा सकता। मेरा मतलब, अगर उस्मान बुज़दार को इमरान खान चेंज करने जाते हैं तो सबसे बड़े क्लेमेंट चौधरी फरीदला ही हैं। वो कहेंगे जी मुझे वज़ीर आला होना चाहिए, और किसी नए वज़ीर आला को PTI से वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं होंगे। नया वज़ीर आला आपने असम्बली के ज़रिए बनवाना है ना, और PTI का अगर कोई भी नया बंदा आता है तो सबसे पहले तो असम्बली से वोट लेना उसके लिए सबसे बड़ा मसला होगा। आप पार्टी के अंदर बेतहाशा क्लेमेंट्स हैं। 2.5-3 साल से इमरान खान ने कितनी कुर्बानियां दे दी, बैठे नहीं, लोगों ने कहा आपने अपनी सियासत को, हुकूमत को तो इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। आपके ख्याल ये सब ड्रामा है, एहतसाब का बयानिया खराब है, ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं, ये सिर्फ बोलने की हद तक इमरान खान करते हैं, आप ये कह रहे हैं? उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, नवाज, उन्होंने कहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। नवाज शरीफ लंदन में है और इसी गवर्नमेंट के होते हुए गए हैं। शहबाज शरीफ बाहर हैं। जरदारी साहब PDM की तरफ से जब प्रेशर आया और उसके बाद जरदारी साहब के केसेस सारे कराची मुंतकिल हो जाना, उनका बिल्कुल मंदिर से गायब हो जाना, आज NAB की कोई बात नहीं कर रहा, तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसामा साहब, मेरी अर्ज सुन लें। चले, मुझे ब्रेक लेनी है बाबर साहब, बड़ी माजरत, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अब आपने नवाज शरीफ की बात की है, तो उनका जो घर है, जो महल है जाती उमरा में, उसको गिराने की हुकूमत प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अदालत से कह रहे हैं स्टे मिल गया। ये क्या कहानी है कि रिकॉर्ड ही सारा जल गया? ये औकाफ की ज़मीन थी, किस तरह उनको ट्रांसफ़र हो गई, अब हुकूमत क्या कर रही थी? ये सब कहानी ब्रेक के बाद। अब पता चला। हुकूमत ने एक बड़ा अहम कदम उठाया और ये अचानक से खबर सामने आई कि हुकूमत ने 127 कनाल ज़मीन, जो कि जाती उमरा में वैसे तो सैकड़ों हज़ारों कनाल ज़मीन है शरीफ ख़ानदान की और वहीं पर इनके घर हैं, उसी में से 127 कनाल का टुकड़ा, जो कि उस इलाके का बड़ा छोटा सा टुकड़ा बनता है, 127 कनाल, उसकी मलकियत मनसूख कर रही है हुकूमत। और उसके बाद ये वो है मरकजी जगह जहाँ घर बने हुए हैं, तो हुकूमत फिर घर भी गिरा सकती है कि ये तो सरकारी ज़मीन थी, औकाफ की भी कही जा रही है कि ये ज़मीन थी और इस पर कब्जा किया गया, या ये गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये अपने नाम पर करवाई गई। अब दिलचस्प बात यह है कि इस पर शरीफ खानदान चला गया अदालत और हुक्म इम्तना, यानी स्टे ले लिया है कि जी हमें पता लगा है कि ये 1500 कनाल की हमारी जगह, ये इस पर हुकूमत जो है कब्जा करना चाहती है और ये गलत है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1998 में LDA में आग लगती है और ये सारा रिकॉर्ड ही जल जाता है जाती उमरा के हवाले से, जहाँ जहाँ घर है कि जी क्या, कैसे ये ट्रांसफ़र हुई, क्या हुआ। अब जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालदा मरहूमा बेगम शमी अख्तर साहिबा का इंतकाल हो गया, अब उनसे आगे ट्रांसफ़र होनी है उनकी औलाद को, यानी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को। तो अब ये मामला है, तो अब वो सारा खटाई में पड़ गया और कहा जा रहा है शरीफ खान की तरफ से कि जी वो ट्रांसफ़र नहीं होने दी जा रही शमी अख्तर साहिबा से आगे विरासती ज़मीन। तो असद खरल साहब, बाबड़ोगर साहब, आप तो इन चीज़ों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं, ये खरल साहब असल कहानी क्या है, क्या हुआ है? रिकॉर्ड जल जाता है, अब पता नहीं उनके नाम किस तरह से हुई थी, कुछ सरकारी ज़मीन थी, औकाफ की थी, कैसे उन्होंने नाम करा लिया, अब तो कुछ आप कह नहीं सकते, साबित कैसे करेंगे? हुकूमत किस तरह से साबित करेगी कि जी ये सरकारी ज़मीन थी? तो पता ही नहीं, अब तो मोहतरमा के नाम हो चुकी थी। देखिए, औकाफ के रिकॉर्ड में ये मौजूद है और इसीलिए ये ट्रांसफ़र उनके नाम जो हुई है वो कैंसिल हुई और वापस पंजाब हुकूमत के नाम वो ज़मीन लग गई है और इसी वजह से वो अदालत में गए, जो उनको आर्जी रिलीफ मिला है।
मामला ये है जो 500 कनाल 1500 कनाल ज़मीन की बात कर रहे हैं ओवरऑल के। जो अब जिस तरीके से जब ये नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, फिर वज़ीर आज़म बने और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, तो जिस तरीके से इन्होंने वो ज़मीन लोगों से हथाई, किस तरह फ़र्दें जो है पटवारी किसी और को जारी नहीं कर सकते थे, वो बंद कर देंगी फ़र्दों का इजरा। फिर उन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, मुँह मांगी उनको, यानी जो जितनी दिल किया इन्होंने कीमत दी और उनको मजबूर कर दिया गया ज़मीन बेचने पर। बहुत सारे मामलात हैं और अब जो है ये जो सारी साहब है इसमें थोड़ा सा मेरे पास डिटेल्स हैं। उसामा साहब मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ। अर्ली 80s में ये हुआ ये कि एक खातून थी ज़ुबैदा बेगम। ज़ुबैदा बेगम के पास 127 केनाल का एक क्लेम था। अर्ली 80s में उस ज़ुबैदा बेगम के उस 127 कनाल क्लेम के एवज में उनको ये ज़मीन अलॉट की गई रायविंड में, ये जो मौज़ा है मानिक वहाँ पर। अब वो उनको ये ज़मीन अलॉट कर दी गई 127 कनाल। उसके बाद उनसे ये ज़मीन शमीम बेगम ने ख़रीद ली। शमीम बेगम ने ये ज़मीन उनसे ख़रीद ली और उसके बाद मज़ीद ज़मीन ख़रीदी गई। ये 127 कनाल है जो इसमें सारा कंस्ट्रक्शन का एरिया, जो इनके घर का एरिया है, वो है 440 कनाल, जबकि 1250 कनाल जो है उसको ये ज़राई पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये LDA का इशू नहीं है उसामा साहब, मैं आपको आपकी तस्दीक कर दूँ, ये इशू है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उनके रिकॉर्ड में कहीं ये नहीं मिलता कि ज़ुबैदा बेगम कोई खातून थी जिनको औकाफ की ये ज़मीन एक क्लेम के अगेंस्ट दी गई थी। इनफैक्ट ज़ुबैदा बेगम एक फर्जी कैरेक्टर था जिसके एक क्लेम लिया गया, उस क्लेम के अगेंस्ट उसके नाम पे ये ज़मीन लगवाई गई। उसके बाद वो ज़मीन शमीम बेगम के नाम पे लगवा दी गई। ये इस तरह से चला। अब और रेवेन्यू रिकॉर्ड से बाद में ज़ुबैदा बेगम वो सारे रिकॉर्ड को ही ज़ाया कर दिया गया। अब रेवेन्यू ने दोबारा उसको जांच पड़ताल की तो उसमें ये वो जो क्लेम है वो क्लेम कहीं मिल नहीं रहा कि इस क्लेम के अगेंस्ट ज़ुबैदा बेगम को ये ज़मीन अलॉट की गई। शरीफ ख़ानदान ये कह रहा है कि हमने ज़ुबैदा बेगम से ये ज़मीन ख़रीदी थी, ये क्योंकि शमीम बेगम के नाम कोई ज़मीन अलॉट नहीं हुई ये वाली। ये ज़मीन शरीफ ख़ानदान कहता है ज़ुबैदा बेगम को अलॉट हुई थी और ज़ुबैदा बेगम से हमने ख़रीदी थी। ज़ुबैदा बेगम का रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई जिक्र फिक्र ही नहीं है, कोई इस तरह की अलॉटमेंट ही नहीं है। इसलिए चूँकि ज़ुबैदा बेगम ही नहीं है तो जिनसे शमीम बेगम ने ये ज़मीन खरीदी तो इसलिए वो जो क्लेम था वो कैंसिल हो गया, ज़मीन रेवेन्यू को औकाफ को वापस चली गई। ये सारी स्टोरी है। इसमें अब चूँकि वो कुछ कोई रिकॉर्ड मिल नहीं रहा सारा रेवेन्यू से, और वो जो ये जो क्लेम कर रहे हैं वो भी बोगस लग रहा है, तो वो जो एरिया बन रहा है वो सारा वो एरिया जहाँ पे इनके कंस्ट्रक्टेड घर हैं और वो सारी इनफैक्ट औकाफ की ज़मीन है। तो जब उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली क्लेमेंट को सामने आ नहीं रहा तो वो ज़मीन जो थी वो औकाफ को वापस मिल गई। औकाफ को वापस मिल गई। जब ज़ुबैदा बेगम ही नहीं है तो फिर शमीम बेगम से कैसे ज़मीन खरीद सकती हैं? शमीम बेगम को तो औकाफ की कोई ज़मीन अलॉट नहीं हुई। तो वो फिर कहानी जो है ये सारी फर्जी लग रही है। और उससे आगे फिर शमीम बेगम से आगे ये जानी थी ज़मीन, लेकिन ये अब ये औकाफ को वापस चली गई जिसके अगेंस्ट आज इन्होंने स्टे लिया है। तो ये सारा प्रेमा फैसी ये सारा लग रहा है कि ये सारा फ्रॉड ही है। फ्रॉड करके ये ज़मीन जो है वो उस पर कोई भी अगर इस तरह की सरकारी ज़मीन हथियानी होती है तो सामा साहब उसके लिए एक फर्जी बीच में कोई खड़ा किया जाता है, एक फर्जी एक बंदा या बंदी खड़ा की जाता है ताकि उससे अगले हाथ जो है खुद आप लेते हैं ताकि आप शो करें कि हमने खरीदी, बोनाफाइडी परचेजर हूँ। तो बोनाफाइडी परचेजर बनने के लिए एक फर्जी किरदार था जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली जो औकाफ की ज़मीन थी औकाफ को ही जानी थी। अब इसके अंदर हुकूमत ने कौन सी इंतकामी कार्रवाई कर ली है? मामला ये है कि जो फिर अब कहते हैं 95 में 97 में 2005 में जो ज़मीनें हमने ली हैं तो आप बता दें उसकी भी मनी ट्रेल दे दें कि आपके पास इतने अरबों करोड़ों रुपए किधर से आ गए, आपने इतनी लंबी चौड़ी जो ज़मीनें 3,500 कनाल जो ज़मीनें ली हैं उसके लिए पैसे आपके पास कहाँ से आए, कौन से ज़राए आमदन थे, कौन से आपका कारोबार कर रहे थे? क्योंकि
मरियम साहबा भी कहती हैं पाकिस्तान लाहौर में 440 कनाल में इनके घर हैं। 40 तो अब तो रिकॉर्ड सामने आ गया। 40 कनाल तो वो जगह है डॉक्टर साहब जो कंस्ट्रक्शन की गई है, यानी बाउंड्री के अंदर है जहाँ पे यानी इनर बाउंड्री है जिसके अंदर इनके सारे घर बने हुए हैं। वो टोटल बाकी ओवर 3,000 कनाल जो रकबे पे बहीता है जनाब। ये जो इसमें 1440 कनाल मरियम बीबी की है, जो कह रहे हैं कि मेरी कोई लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसामा साहब ये सारी कहानी है कि किस तरह से जाली फर्जी करैक्टर खड़े किए गए, उनसे एक जाली डीड की बनाई गई, उनसे ज़मीनें जाली तरीके से खरीदी गई, सरकारी ज़मीनें जो थी जाली करैक्टर के नाम पे करवाई गई, उनसे फिर ये ज़मीनें कागज़ों में खुद खरीदी शमीम बेगम के नाम करवाई गई। अब ये शमीम बेगम की वफात के बाद ये चार ही होगी फैमिली के ये ज़मीन आगे सबके दरमियान तो वो सारा जो राज है। लेकिन जब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वहीदा बेगम का नाम ढूंढा गया, अगर मान लेता हूं बाबर साहब आप जो कह रहे हैं सब बातें ठीक है, जी 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 बिल्कुल ठीक है, हो गया बिल्कुल। आपने तो सारी बात बता दिया, आप तो नाम भी ढूंढ लाए हैं, वो जुबैदा बेगम भी किस तरह से उनको गई ज़मीन फर्जी तौर पर क्या हुआ। लेकिन अब ये चीज़ें पहले नहीं पता थी असद करल साहब? ये जब ट्रांसफ़र हो रही थी, शमीम अख्तर साहब के पास जा रही थी, उनसे नहीं कभी पूछा गया किस तरह चले? उनके जो खामन थे मियाँ शरीफ मरहूम, वो बड़े दौलतमंद थे, उन्होंने दिया होगा। कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो कोई थी नहीं इतनी आमदनी या इतनी दौलत ही नहीं थी कि अपनी वालदा को लेकर दे सकते, और इतनी ज़मीन ये सारा उनके नाम, इतना बड़ा रकबा। तो अब ये हुकूमत क्यों इस तरह कर रही है? अब देखिए ना, अदालत से स्टे भी हो गया, इसका मतलब है कि ये आसानी से तो नहीं प्रूव कर सकते। अभी शहबाज शरीफ साहब की आपने देखा ज़मानत पर रिहाई भी हो जाती है। अभी आपने देखा कि मरियम साहिबा, अब उनको गिरफ्तार अगर करना है तो नैब बिला वजह उनको तंग करता है, 10 दिन पहले अब बताएगा नैब तो फिर ही हो सकता है कुछ, ये पाबंद है अब नैब। तो इस तरह के केसेस नहीं बन पाते शरीफ खान के खिलाफ। आखिर उन्होंने 20-30 साल कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हुई उन्होंने, उनको भी पता है सारे डिपार्टमेंट्स उनके अंडर रहे हैं, LDA हो, रेवेन्यू हो, काफ हो, यहाँ सब उन्होंने ही चलाया सारा काम। तो ऐसे थोड़ी है आराम से कोई आएगी हुकूमत और सब गिरा के चली जाएगी। मेरी एक बात सुने, ये ज़मीन उस वक्त अलॉट की गई थी जब ये इक़्तिदार में थे, और उस वक्त किसी का इस साइड पे ज़हन ही नहीं गया कि ये ज़मीन जो है किस तरह से ज़ुबैदा बेगम से शमीम बेगम, और अब शमीम बेगम का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद इन्होंने आगे उसको आगे फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उस हवाले से जब रेवेन्यू रिकॉर्ड के पास रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें ज़ुबैदा बेगम नाम की कोई खातून मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके नाम पर ये ज़मीन अलॉट हुई है। तो इनका ये क्लेम कि इन्होंने ये ज़मीन खरीदी है, वो क्लेम तो सारा ख़त्म हो गया। जहाँ तक आपने स्टे की बात की है, वो इंटरम स्टे है। अब कोर्ट ने 27 अप्रैल को तमाम फ्रीकैन को रिकॉर्ड के साथ बुला लिया है, तो ये अपना रिकॉर्ड लेके जाएंगे, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड लेके जाएगा, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड जब सामने रखा जाएगा तो कोर्ट के सामने हकीकत आ जाएगी। इस तरह के इंटरम रिलीफ मिल जाते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, कोई कहानी वकील बना देते हैं जिसपे कोर्ट एक इंटरम रिलीफ देता है। ये देखिए, ये 27 तारीख तक का रिलीफ है ना, उसके बाद अल्टीमेटली जब रिकॉर्ड पे बात आएगी, जब प्रोसीडिंग आगे चलेंगी, तो इनको ये साबित करना पड़ेगा कि ज़ुबैदा बेगम कौन थी, किस तरह से उसके नाम क्लेम है और किस तरह से क्लेम है। तो ये सारी चीज़ें रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो नहीं है, सरकार तो अपने रिकॉर्ड के साथ सामने आएगी कि क्यों ये मनसूखी की गई है। ठीक है, सही। असद खरल साहब, ये कोई चीज़ साफ साफ नहीं है, हर कारोबार टीटी है, घर है, मरियम साहबा के वो बता ही नहीं रही, वो नैब से उन्होंने वो जाती नहीं है, बताती नहीं है 1444 कनाल कैसे आ गई, कहाँ ज़राए आ गए, ये सारा इस तरह तो नहीं बन सकता। दौलत तो उनके पास थी, तो ये फिर भी कुछ इस तरह से नहीं खरीद सके साफ शफाफ। देखिए, मामला ये है कि उसामा साहब, अगर दौलत हो, मनी ट्रेल हो, आपके पास सबूत हो, तो फिर आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें वहाँ पर जाके रखेंगे तो चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जब आपके पास सबूत नहीं होते या आप अपने सबूत मिटाने के लिए, आप देखिए LDA में किस तरह रिकॉर्ड को आग लगाई गई, कचहरी ज़िला कचहरी में किस तरह आग लगवाई गई, मेट्रो ट्रेन का जो रिकॉर्ड किस तरह जलाया गया, रमज़ान शुगर मिल के अंदर किस तरह आग लगवाई गई। तो फिर इस तरह या आग लगवाई जाती है या उसको इंतकामी जो है सियासी इंतकाम का नाम दिया जाता है। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने, जब आपने जो सवाल किया कि क्यों नहीं इनको पहले पूछा गया, पहले तो इक़्तिदार में ये थे 30 साल तक, तो ये पंजाब में इक़्तिदार में रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई को वज़ीर आला को वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इनकी बारियां लगी रही यहाँ पे। उस वक्त किसकी जरूरत थी? और ये जो फर्जी किरदार इस तरह ही बनाए जाते हैं। अच्छा असद करल, अब जो साहिब इक़्तिदार है ना, अब उनकी भी बात कर लेंगे कि वो इक़्तिदार में कर क्या रहे हैं।
चीनी कंट्रोल नहीं हो रही, बड़ा कुछ कर लिया, उसकी कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों का रश है, सामान कहते हैं वो मिल नहीं रहा, तो क्या होगा रमज़ान में, किस तरह कीमतें कंट्रोल करेगी हुकूमत? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब बहुत सी चीज़ों का नोटिस लेते हैं, लेकिन फिर बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब भी ये कहते हैं कि जी वो नोटिस ना ही लें किसी चीज़ का, अगर नोटिस लेते हैं तो वो उल्टा या तो वो चीज़ ही गायब हो जाती है। पेट्रोल में हमने देखा, चीनी में पहले देखा, आटे में देखा, दीगर चीज़ों में, लेकिन इस दफ़ा तो लग रहा था कि बड़ी सीरियस है क्योंकि काफ़ी अरसे से प्लानिंग की जा रही थी कि रमज़ान मुबारक में हर सूरत चीज़ों कीमतों को कंट्रोल रखा जाएगा। उस्मान बुज़दार हों, दीगर वज़रा आला, सबको कहा गया, चीफ सेक्रेटरियों को किस तरह से करना है, कई मीटिंग्स भी पहले की गई, तो लगा कि एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है तो इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त होगा। सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने की बात हुई। अब कोयटा की खबर सुन लें कि वहाँ पर सिर्फ शामियाने लगे हैं, वहाँ बाज़ार नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर कहीं पर बाज़ार लगे हैं तो कुछ जगहों पर रश बहुत ज़्यादा है, और यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर लाहौर की बात करें तो कहा जा रहा है कि जी 1500 रुपये की शॉपिंग करोगे तो फिर जाकर आपको 2 किलो की चीनी मिलेगी। इसी तरह से शनाख्ती कार्ड देखकर बाज़ जगहों पर चीनी मिल भी रही है, तो कुछ जगहों पर लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। अगर रश है तो इसी वजह से रश होगा कि लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ उनको रियायत मिल रही है, और बाज़ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि म्यारी चीज़ें नहीं मिल रही। इस चीज़ का जिक्र बाबर डोगर साहब कर चुके हैं कि कई जगहों पर गैर म्यारी चीज़ें मिलती हैं। मगर बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब, मैं चूँकि आप लोगों से सीखता हूँ, मेरे नज़र से भी एक खबर गुजरी है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये सारी मिसमैनेजमेंट क्यों हो रही है, ताकि ये तहरीक लब्बैक वाला मामला हो या दीगर मामला। कहा यह जा रहा है कि खींचातानी बड़ी है कप्तान की टीम में। मैं जल्दी से मिसाल दे देता हूँ। वजारत दाखिला में आप देखें कि खुद शेख रशीद साहब ने कहा कि जी शहजाद अकबर देख रहे हैं FIA के मामला को, मुझसे जहांगीर का ना पूछे। वजीर दाखिला कह रहा है कि मुझसे ना पूछो FIA का, जिसके अंडर आता है। आप पेट्रोलियम डिवीजन में चले जाएं, वहाँ पर हमें नजर आता है उमर यूब साहब है, नदीम बाबर थे, इसी तरह ताबिश साहब, वो उनमें आपस में खींचातानी कुछ समझ नहीं आती। वजारत इत्तेहाद में शबीर फराज साहब थे, शहबाज गिल, फिरदौस आशिक साहिबा, किसने क्या करना है वो लड़ाई चल रही थी। अब फवाद चौधरी साहब आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। वज़ीर ख़जाना का अभी हमाद अज़हर साहब आए हैं, तो साथ ही शौकत तरीन का भी नाम आ गया। हमाद अज़हर बेचारे को खुद नहीं पता कि मैं किस हैसियत में हूँ, पता नहीं कब तक हूँ, मैं डिसीजन लेने या नहीं लेने। तो बाबर साहब, आपको ये वजूहत लगती हैं कि ये जो भी डिसीजन लेते हैं इमरान खान साहब, वो आगे इंप्लीमेंट नहीं हो पाता? कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, जिसमें सारी चीज़ें, जो चीज़ अमीर के लिए होगी वही चीज़ गरीब के लिए होगी। अब इस वक्त चीनी की 4 कीमतें हैं। एक कीमत है, वो है इतवार बाज़ार, रमज़ान बाज़ार। रमज़ान बाज़ार में चीनी है 65 रुपये किलो, लेकिन लाइन बहुत लंबी है, यानी कि आपको आधा घंटा एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको 1 या 2 किलो चीनी मिलेगी। दूसरा यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पे भी 65 रुपये किलो है, लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि आपको 1500 रुपये की ख़रीदारी करनी पड़ेगी। तो ये तो 2 कीमतें तो ये हो गई कि 1500 की कीमतें दो या फिर लाइन के अंदर, लंबी लाइन के अंदर खड़े हो जाओ, वहाँ पर जलील हो, रसवा हो। तीसरा डीलर की कीमत है, जो स्टॉक में वो दे रहा है 95 रुपये किलो, लेकिन उसके लिए आपको बल्क में चीनी खरीदनी पड़ेगी। और तीसरी आम मार्केट, आम परचून फरोश है, जो 105 से 110 रुपये किलो बेच रहा है। अब यानी कि 4 कीमतें तो हो गई, 65 रुपये, 68 रुपये, 95 रुपये और 105 या 110 रुपये। अच्छा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने पाकिस्तान है। ये तो 4 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान में लाइन में, लंबी लाइन में लगो, जलील हो वहाँ पे, उसके गर्मी में, सर्दी में, और उसके बाद जाके आपको शनाख्ती कार्ड दिखा कर 1 या 2 किलो चीनी मिलेगी। अगर आप इससे बचना चाहते हैं लाइन से, तो फिर 1500 रुपया जेब में रखे हो, जाके यूटिलिटी स्टोर से 1500 की शॉपिंग करें, जिसमें आपको वो चीज़ें भी खरीदनी पड़ेंगी जो आपने नहीं खरीदना चाह रहे, और फिर आप चीनी लें। तीसरी ये है कि आप जाके डीलर से बल्क में उठा लें 95 रुपये किलो, या फिर आपका बड़ा आराम से सिठों की तरह जाएं, 105 रुपया किसी के मुंह पे मारे और उससे 1 किलो चीनी लें। ये सारे रास्ते हैं। मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि खान साहब, ये जितनी ब्यूरोक्रेसी है ये सारी नून लीग से मिली हुई है। ये आज भी शहबाज शरीफ के लॉयल हैं। आप गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं ये मेंटेन होने देते, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। मुकम्मल तौर पे नून लीग का कंट्रोल है, और वो इन ब्यूरोक्रेट्स को यूज़ करिए इस हुकूमत को फ्लॉप करने के लिए, और इमरान खान साहब का जो दावे थे, जो नारे थे, उनको रिवर्स करने के लिए। अब सारी नून लीग हंस रही होगी
जनाब ये कौन से एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान है। यहाँ तो पता नहीं कितने पाकिस्तान है, गरीब का, पुराने अफसरान जो है ना उन्होंने ब्रेक लगा रखी है। ठीक है, अच्छा असद खरल साहब, बिल्कुल ठीक। तो ये असद खरल साहब, मुझे तो ये भी हैरानी हुई, ये खबर भी गुजरी नज़र से कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि मॉडल टाउन में लिस्टें तैयार करो, जो अफसरान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं या बड़े इनके लॉयल बने हुए इमरान खान की, उनकी पूरी लिस्टें हमारे पास होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं हम इक़्तिदार में आएंगे तो बदला लेंगे। तो अगर हुकूमत कोई फैसला भी लेते हैं, लेती है, तो मैंने आपको बताया काबीना में किस तरह खींचातानी है, वो फिर नीचे तक आती है अफसरान तक। ये वजह है आपकी नज़र में कि कोई डिसीजन इमरान खान साहब लेते हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता। देखिए, अब अपनी उनकी पंजाब में हुकूमत है, मरकज़ में उनकी हुकूमत है, KPK में और बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है। मुझे ये बताएं कि जो किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि अगर गवर्नेंस हो सही, अगर वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला हों, रिट उनकी गवर्नमेंट की हो, और ब्यूरोक्रेसी किस तरह उनके डिफाइंस कर सकती है। अब मामला ये है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर INC एक बना हुआ है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जो या CM के जो ऑर्डर्स हैं उनको ओबे करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मेरे कागज़ों में हैं। लेकिन जिस तरह आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रेट अगर 105 या 110 रुपये चीनी फ़रोख्त हो रही है, तो फिर 80 रुपये वाली कहानी तो ऐसे ही चली गई। और जो 65 रुपये वाली है वो वही है बात कि सरगोदा में जिस तरह बात आ रही है खबरें कि जनाब 1 किलो मिलती है कार्ड के ऊपर, और जेलम के अंदर जिस तरह फवाद चौधरी साहब का वहाँ पे से तल्लक है, वज़ीर भी हैं, और अगर उनके ज़िले में इस तरह की नाकस और गैर मेयारी अशिया फ़रोख्त हो रही हैं, तो ये हालत है यानी गवर्नेंस की और जो एडमिनिस्ट्रेशन की। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर के ऊपर बात यह है कि अगर 30 रुपये चीनी सस्ती लेने के लिए अगर 2 किलो, तो 1500 रुपये जिस बंदे के पास होगा, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि गरीब आदमी जो है जिसने 30 रुपये की बचत करनी है, पहले वो 1500 रुपये इकट्ठे करे और फिर जाके उसको 2 किलो लाइन में ला के चीनी मिलेगी। तो इस तरह तो नहीं चलता मामला। जो रमज़ान बाज़ारों के अंदर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीनी के लिए लोग जो है लंबी कतारों में खड़े होते हैं, और ज़्यादातर जो फोकस उनका है चीनी के ऊपर है। तो अब ये गवर्नमेंट जो है अगर एक सिर्फ रमज़ान के अंदर जो चीनी, बाकी दीगर अशिया के ऊपर तो एक लंबी चौड़ी उसकी फिर आगे तफसील आ जाती है कि गोश्त जो बकरे का है, चिकन का जो है रेट जो है कट्टे का रेट है, इस तरह सब्जियों के, फ्रूट के जो लिस्टें होती हैं, लिस्टों के से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा, सरेआम धड़ल्ले से वो बेच रहे होते हैं। अगर 900 रुपये गोश्त का मटन का है तो वो 1200-1300 रुपये मटन 900 रुपये का मिल कहाँ दे रहा है? मतलब मेरा एक सवाल है साहब, अब सरकारी रेट मटन का 900 रुपये है, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन लोग हैं जो सरकारी रेट 900 रुपया रखते हैं? 1300 रुपये से कम पूरे लाहौर में कहीं गोश्त नहीं मिल रहा, मटन नहीं मिल रहा, और ये सरकारी रेट 900 रुपये है। ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं, किसको जाहिल बना रहे हैं? क्यों इस तरह के रेट रखते हैं जिसपे इम्प्लीमेंट नहीं ये कर सकते? दूध का रेट देख ले, सब्जियों का देख ले, फलों का देख ले, इस तरह अशिया खुर्दनोश का देख ले, तो उस रेट के अंदर जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो फिर अब मुझे बताएं कि वो लिस्टें बनाना, ये इतने लंबे चौड़े लोग रखे हुए हैं, वो सिर्फ अपनी मंत्रियाँ इकट्ठी करने पर लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को किसने चेक करना है? CM जो है उनके पास टाइम नहीं है, वरना पहले छापे मारे जाते थे। डिप्टी कमिश्नर जो है उनके पास भी टाइम नहीं है कि कोई जाके चेक कर सके, दफ्तरों में बैठे रहते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पूरी पंजाब के अंदर डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, वाकई ये है कि वो आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हो रहा, दफ्तरों में कोई फाइल नहीं निकल रही, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, कोई समरी मूव नहीं हो रही, कोई लेटर नहीं निकल रहा, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं जो वो बिल्कुल पैरालाइज होकर बैठी हुई हैं, वो काम करना ही नहीं चाह रहे। पता नहीं क्या वजह है, इस हुकूमत को नाकाम बना रहे हैं, या हुकूमत की नाअहली इसको हम कहें, या हुकूमत की मतलब आपको दिलचस्पी नहीं है इसमें कि यानी वो इन चीज़ों को इंश्योर करना है, हुकूमत ने इंश्योर करना है। और अगर ये इंतजामिया उसमें नाकाम हो रही है तो हुकूमत इनसे जवाबदेही करे कि आपको किस लिए सीटों पर बिठाया गया है। चीफ सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, असिस्टेंट कमिश्नर, आगे प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं, तो हमें कोई नज़र नहीं आती इस तरह की जो एक्टिविटी या सरगर्मी जिससे पता चल रहा हो कि शायद कोई बेहतरी लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। अब प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, तो ये है कि कोई निज़ाम बेहतर बनाना पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स अपनी जगह के चलें जी, आम आदमी को एक सहूलत मिल जाए,
या कुछ सब्सिडी मिल जाए रमज़ान बाज़ारों में, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि कीमतें वैसे ही ओवरऑल अगर कंट्रोल रहेंगी तो कोई भी शख्स कहीं भी जाकर वो चीज़ खरीद सकेगा। इसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन का भी होना चाहिए, एनवायरनमेंट कारोबार का भी होना चाहिए। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान है उसकी भी कोताही है कि फिर माफियाज कार्टल्स बनते चले जाते हैं, उसके बाद हुकूमत को इस तरह सब्सिडाइज करके जगह जगह पर कोई स्टॉल्स लगाने, उस पर अलग से करप्शन हो जाती है, लोग अलग से परेशान होते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।